कुछ ही देर में आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। आय 10% बढ़कर 1,60,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान, लेकिन मार्जिन में दबाव की आशंका। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव। शुरुआती बढ़त गंवाकर निफ्टी 18,100 तक फिसला। कमजोर बाजार में भी निफ्टी बैंक ने आज भी बनाया नया रिकॉर्ड। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे कल आएंगे। नेट इंटरेस्ट इनकम और मुनाफे में 20% की ग्रोथ की उम्मीद। एचडीएफसी लाइफ के मिले जुले नतीजे। नेट प्रीमियम अनुमान से ज्यादा, लेकिन मुनाफा उम्मीद से कम। पीवीआर की आय में बढ़ोतरी, घाटे में भी आई कमी। पेटीएम के आईपीओ को मिली सेबी की मंजूरी। 16,500 करोड़ रुपए का होगा आईपीओ। अगले हफ्ते 28 अक्टूबर से खुलेगा नायका का आईपीओ। प्राइस बैंड 1,085 से 1,125 रुपए के बीच। और जी इन्वेस्टको मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला 26 अक्टूबर तक सुरक्षित रखा। एनसीएलटी ने भी कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद करेगा मामले की सुनवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं शेयर बाजार पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश गोरक्षकर और नीरज छेड़ा। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं कार्यक्रम में। और इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, इस वक्त हम सभी को इंतजार है रिलायंस इंडस्ट्रीज के आने वाले नतीजों की। अब से बस कुछ ही देर में ये नतीजे आ जाएंगे। नज़र होगी हमारी कि किस तरह से जो ऑयल बिजनेस है और किस तरह से डिजिटल बिजनेस है, उस पर कंपनी इस बार परफॉर्मेंस करती है। हमारे साथ अजय शर्मा जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि क्या उम्मीद कर सकते हैं आप रिलायंस के नतीजों से। अजय, बताइए। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वार्टर। अगर आप देखें तो स्टॉक जो है वो रिजल्ट्स के पहले थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आया था। उसका रीजन ये है कि रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग होने वाले हैं और बाजार थोड़ा इस बात की भनक लग गई है बाजारों के नंबर बहुत अच्छे होने वाले हैं। सिक्वेंशियली अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जियो का बिजनेस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, उससे मदद मिलेगी। और उनके रिटेल कारोबार में भी ज़बरदस्त उछाल आएगा, क्योंकि हम लोग जो है अनलॉक के तरफ प्रक्रिया हो रही है पूरे देश की, तो उनके रिटेल बिजनेस बहुत दमदार तरीके से चल रहे हैं। वहाँ पे आपको एक्सपेंशन मिलेगा उसके एबिटा में, और आरपू भी इनके बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक हिस्सा इनका बिजनेस का हो सकता है जो थोड़े प्रेशर में हो, वो है ओटीसी, और वो भी इसलिए क्योंकि पेट्रोकेमिकल एंड ऑफ द बिजनेस थोड़ा प्रेशर में था, लेकिन ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन या रिफाइनिंग बिजनेस बहुत सॉलिड था। तो ओवरऑल नंबर काफ़ी दमदार होना चाहिए इस क्वार्टर। सिक्वेंशियली काफ़ी रिबाउंड दिखेगा, लेकिन बुरी खबर यही है कि थोड़ा बाजार को भनक लग गई है। अब वो बाजार के एक्सपेक्टेशंस को कितना आउट परफॉर्म कर पाते हैं ये देखने की बात है, लेकिन इस क्वार्टर एक अच्छा रिजल्ट की उम्मीद है रिलायंस से। शुक्रिया अजय। हम वापस लौटेंगे अजय के पास। आज सारा दिन उन्होंने रिलायंस का शेयर ट्रैक किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर्स अब से कुछ ही देर बाद आएंगे। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? इस बार हम देख रहे हैं कि जो फेस्टिव सीजन अब शुरू होगा, वहाँ पर लोग, ऐसा कहा जा रहा है कि अब चूंकि कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है, लोग बाहर निकलेंगे, तो रिटेल बिजनेस है, टेलीकॉम बिजनेस है। क्या आप उम्मीद करेंगे कि नंबर्स बाजार को खुश कर पाएंगे? मुझे लग रहा है कि देखिए, जियो का बिजनेस और रिटेल का बिजनेस अगर हम देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है, वहाँ पे हमको लग रहा है कि शायद थोड़ा सा दबाव देखने को मिले। हालांकि जीआरएम्स अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन पेटकेम का के बिजनेस में हो सकता है कि मार्जिन में थोड़ा सा मार्जिन कॉम्प्रेशन देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से मार्केट्स डेफिनेटली मैनेजमेंट की कॉमेंट्री सुनना चाहेगी जियो मार्ट के बिजनेस को लेके, जियो के बिजनेस को लेके, और ऑब्वियसली रिटेल में क्या हो रहा है, क्योंकि ये सारे दो तीन जो बिजनेसेस है ये ग्रोथ बिजनेसेस है। और यहाँ पे अगर होपफुली ट्रैक्शन जल्दी आता है या अच्छी तरह से आने वाले क्वार्टर्स में आएगा, तो डेफिनेटली मार्केट्स इसको पॉजिटिवली लेगी। मेरे ख्याल से नंबर से ज्यादा मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और वो मार्केट्स डेफिनेटली सुनने की कोशिश करेगा, और वो स्टॉक प्राइस पे आपको अगले हफ्ते में देखने को मिलेगा। बट मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि नंबर्स डेफिनेटली थोड़े से सरप्राइजिंगली अच्छे होने की उम्मीद है, क्योंकि रिलायंस ऑलवेज मार्केट्स को सरप्राइज करता है। जब मार्केट खराब नंबर
नंबर्स एक्सपेक्ट कर रही है तभी अच्छे नंबर्स आते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि रिजल्ट्स थोड़े से मार्केट के उम्मीद से होंगे, लेकिन कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी जो सुनने के लायक रहेगी कि जियो और रिटेल बिजनेस पे कंपनी का क्या आउटलुक है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मार्केट को सरप्राइज करता है और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केट को ड्राइव भी करता है। हमने देखा कि जो बीते कुछ दिनों में जो तेज़ी हमने बाजार में देखी थी उसमें रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ था। बाजार पर ही एक बार फोकस कर लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा कि काफ़ी उठापटक रही बाजार में। शुरुआती तेज़ी के बावजूद दोपहर के बाद हमने देखा कि कुछ मुनाफा वसूली बढ़ी और सेंसेक्स निफ्टी जो है अंत में गिर कर ही बंद हुए। लेकिन इस कमज़ोर बाजार में भी निफ्टी बैंक ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आज दिन भर का कारोबार कैसा रहा, ये डिटेल में हमें बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं। पूजा, कहां कहां आपने ज्यादा एक्टिविटी देखी बाजार में आज? बाजार में लगातार चौथे दिन हमने देखा कमजोरी देखने को मिली है और ये कमजोरी का दौर चालू तो था, लेकिन बैंक निफ्टी ने इसके उलट ही कारोबार देखने को मिल रहा है और बैंक निफ्टी में करीब 300 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी आज के सेशन में देखी गई और 40,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा आज के सेशन में बात करें तो मेटल, फार्मा और आईटी में सबसे ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में आज जोरदार खरीदारी थी। निफ्टी गेनर्स पर नजर डालें तो आज का टॉप परफॉर्मर था एचडीएफसी, इसके बाद बजाज ऑटो, ओएनजीसी और कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर काफ़ी शानदार आज के सेशन में तेज़ी देखने को मिली है। और अगर लूजिंग साइड पे बात करें तो हिंडाल्को में आज कमजोरी थी, कोल इंडिया, इसके अलावा कुछ और शेयर्स की बात करें तो आईटीसी, टाटा मोटर्स, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली है। बैंकिंग शेयरों में आज अच्छा रुझान था, इसमें फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक सभी में शानदार मोमेंटम देखने को मिला और फेडरल बैंक में 7% तक की अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो आज निजी जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनका आज दिन था। इसके अलावा रियल एस्टेट शेयरों में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबराय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन आज बाजार में कमजोरी बनाई है मेटल शेयरों ने। वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को से सभी कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे थे। शुक्रिया पूजा। बिल्कुल, हमने देखा कि मेटल्स में कमजोरी जैसा पूजा बता रही हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे और अविनाश के साथ। लेकिन कुछ और एक्सपर्ट से जिनसे हमने बात की बाजार में, उनकी भी राय सुन लेते हैं। बीते 2-3 दिनों से जो हमने करेक्शन देखा है बाजार में, क्या वो एक खरीदारी का मौका है? इसी मुद्दे पर हमने बात की एडलवाइज ग्रुप के चेयरमैन रशेश शाह से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। मार्केट क्या है? मार्केट एक लॉन्ग टर्म टेलीस्कोप है। जैसे थोड़ा थोड़ा लॉन्ग टर्म में थोड़ा भी चेंज होता है वो इमीडिएटली ऑन अ मिनट बाय मिनट बेसिस मार्केट में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मार्केट लॉन्ग टर्म देखता है, मार्केट लॉन्ग टर्म हाइपोथेसिस देखता है, मार्केट देखता है अगले 8 से 8 साल अगर इंडिया के लिए अच्छे है, अगर थोड़ा ऑयल प्राइस ऊपर गया है, थोड़ा इन्फ्लेशन ऊपर गया है, देन मार्केट का आउटलुक चेंज होगा, करेक्शन आएगा, सेटबैक आएगा, ये तो आना ही है। इनफैक्ट अगर लॉन्ग टर्म की तेजी है तो इन बिटवीन पीरियोडिक सेटबैक, पीरियोडिक करेक्शन मार्केट को स्ट्रॉन्ग ही करता है, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग ही करता है। वो कभी हमने अगर पास्ट में भी देखे हैं, मेरा तो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, कभी बुल मार्केट में भी स्ट्रेट लाइन होती नहीं है, उसके इंटरमीडिएट करेक्शन तो आते ही हैं, क्योंकि मार्केट का ये जॉब है कि वो कॉन्स्टेंटली रीबैलेंस करते रहता है। जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है, लॉन्ग टर्म एक टेलीस्कोप है, उसमें से देखते रहता है और वो टेलीस्कोप की जो व्यू होती है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है मिनट बाय मिनट बेसिस पे। वैल्यू क्वेस्ट के फाउंडर और सीईओ रवि धर्मशी के मुताबिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट या सरकारी की बजाय बेहतर लेंडर्स पर ध्यान देना चाहिए। I will not divide the sector based on the ownership, private ho ya public ho, that doesn't matter. Good bank, a good lender is necessary. Yes, some of the ills that government-owned banks face is that they have to abide by whatever the mandate of the government is. But just to say why I am bullish on the financial sector, so as you rightly pointed out, ये जो NPA था, वो NPA 2018 में peak हो गया with IL&FS crisis, and we have seen steel. So the major contributor to the NPAs were steel, power, real estate, and telecom. Out of which steel has already revived. They are no more NPA. In fact, forget NPA. They are contributing positively to the taxes for India. Then comes
power. There is some sort of a revival happening on the power front as well, with shortages and all that is happening worldwide and manufacturing activity picking up. Then comes real estate. Real estate has seen a strong uptick. But again, as I mentioned earlier in my first remark, that not every real estate developer has survived. In fact, the supply crunch is the strongest in the real estate. If every sector has witnessed 50% of the competition going away, तो real estate में तो शायद 60-70% competition चली गई है. गोल्डीलॉक्स प्रीमियम के रिसर्च के गौतम शाह को लगता है कि बैंक शेयरों ने काफ़ी तेज़ी देख ली है और अब यहां से और तेज़ी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि उन्हें यह ज़रूर लगता है कि रियल एस्टेट में ग्रोथ से बैंकों को फ़ायदा मिल सकता है। हमारा यही मानना है कि बैंकिंग इंडेक्स में जो ब्रेकआउट हुई थी लास्ट मंथ, ये जेन्युइन है और ये अभी चलेगी और बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा और निफ्टी को बचा के रखेगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ठीक है तो पूरा मार्केट ही जनरली ठीक रहता है। ये हमने पिछले कुछ सालों में देखा और सब क्वालिटी स्टॉक्स है और जो रियल एस्टेट का जो थीम है, जो स्ट्रक्चरल स्टोरी आ रही है, दैट एट द एंड ऑफ द डे इज गोइंग टू बेनिफिट द बैंक्स। सो बैंक्स के पास इस लेवल्स पे काफी टेलविंड है और क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस रहा है एंड थोड़े बहुत अंडर ओन्ड है, सो पोटेंशियल अपसाइड फ्रॉम हियर इज क्वाइट सब्सटैंशियल। और हमें सारे टॉप बैंक्स अच्छे लगते हैं। हमने इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस को रेकमेंड भी किया था। एचडीएफसी बैंक भी मुझे लगता है कि 1850 से 1900 के लेवल तक ग्रेजुअली चला जाएगा। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में बहुत अच्छी ब्रेकआउट हमने लास्ट वीक देखी और मुझे लगता है कि एसबीआई और कैनरा बैंक will be one of the best performing index names over the next 3 to 6 months. So अगर इस फॉल में कुछ खरीदारी करनी है तो बैंक्स में काफी कंफर्ट है। नीरव, क्या लगता है, जितने भी एक्सपर्ट से हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, हमने देखा कि हर कोई बैंक पर थोड़ा से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि यहाँ से बुलिश है, कुछ को लगता है कि अब शायद ओवरहीटेड हो गया है बैंकिंग स्पेस। लेकिन बैंकिंग जो इंडेक्स है, हमने देखा निफ्टी बैंक, उसने सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं पूरे बाजार को। आपका क्या नज़रिया बन रहा है निफ्टी बैंक पर और क्या आपको कुछ पसंद आता है यहाँ से आने वाले दिनों में बैंकिंग स्पेस में? देखिए, एक चीज आपको मैं ये बता दूं कि जब निफ्टी 15,800 के करीब था, तब जाके उसने बैंक निफ्टी ने अपना जो पहला हाई है 37,700 का तब बनाया। वहां से निफ्टी में 3,000 पॉइंट का रैली आया, मगर बैंक निफ्टी यहाँ से सिर्फ 2,000 पॉइंट ही ऊपर गया और इनफैक्ट ऑल टाइम हाई भी बहुत समय बाद अभी तोड़ा है। तो काफ़ी जगह है बैंक निफ्टी में और ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद भी कितनी बार हमने देखा है कि जब निफ्टी नीचे होता है बैंक निफ्टी ऊपर होता है। बहुत कम होता है ऐसा। इनफैक्ट लास्ट 10 साल में 1 या 2 बार ही ऐसा कभी हुआ रहेगा। तो डेफिनेटली अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है इंडेक्स में, चार्ट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है ये इंडेक्स में। और अगर हम प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स के ओपन इंटरेस्ट और चार्ट्स को देखें तो पॉजिटिविटी ही दिखती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी बैंक हो या फिर पीएसयू में एसबीआई, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा हो, लास्ट महीने में जो शॉर्ट्स हैं वो कवर होते हुए दिखे थे। और ओपन इंटरेस्ट जो है ये रोल ओवर में अक्टूबर के रोल ओवर में काफ़ी लाइट आए थे ये सारे ही बैंक्स। दैट मीन्स के अब कोई भी बैंक अगर लाइट आता है या कोई भी स्टॉक अगर लाइट आता है ओपन इंटरेस्ट में, दैट मीन्स कि जगह खुल जाती है लॉन्ग्स बनाने के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक में। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ओपन इंटरेस्ट कम होता है दैट मीन्स इट इज़ अंडर ओन, ज़्यादा लोगों के पास है नहीं, और अगर सेलिंग आती है तो वो क्यूमुलेटिव जो सेलिंग हम देख रहे हैं अभी बाकी सारे स्टॉक्स में जो हायरली होल्ड है वो सेलिंग नहीं आ पाती है। तो वही हो रहा है बैंकिंग सेक्टर एज अ होल में। मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से 42,000 से 44,000 के बीच में ज़रूर जाएगी, तो इसे बाइंग करें। मेरा बेस्ट पिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीएसयू में एसबीआई होगा और प्राइवेट में एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक होंगी। ओके, एक्सिस और आईसीआईसीआई यहाँ पर दो पसंद, और एसबीआई पीएसयू स्पेस में पसंद किया है नीरव ने। लेकिन रिजल्ट का सीज़न चल रहा है और हमने देखा कि कई सारी कंपनियां जो हैं वो नतीजे पेश कर रही हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ की, जहाँ हमने देखा कि कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें कुछ बढ़त देखने को मिली है। डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ शरद दुबे जुड़ रहे हैं। शरद, क्या रीड किया आपने एचडीएफसी लाइफ के रिजल्ट में?
तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस के जो ओवरऑल नतीजे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़े स्टेबल होने का अनुमान है। देखा जाए तो नेट प्रीमियम में ऑलमोस्ट 13% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है और जो पैट है, पैट में भी ऑलमोस्ट 21% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बम्प अप देखने मिलेगा। जहाँ तक वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस VNB का सवाल है तो उनके जो मार्जिन्स का अनुमान है वो तकरीबन 25 से लेकर 26% तक आने की जो है अनुमान है। अगर फैक्टर्स देखें क्या क्या उसमें इम्पैक्ट करेगा, उस पर देखा जाएगा कि न्यू बिजनेस प्रीमियम है उसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने मिलेगा और इसका रीज़न रहेगा अच्छी अप ट्रेंड्स एन्युइटी में। उसके अलावा जो VNB ग्रोथ है वो हेल्दी रहेगा और रेंज के अंदर रहेगा। उसके अलावा जो एक्सपेंस रेशियो है वो जो है स्टेबल का अनुमान है रहने का और जो कोविड रिलेटेड जो क्लेम्स है वो एक बहुत बड़े की मॉनिटरेबल होगा बिकॉज उसके कारण ही जो है स्टॉक में उतनी बड़ी ज़्यादा रैली नहीं देखनी पड़ी जितनी BFSI स्पेस में अन्य सेगमेंट्स में देखने को मिली थी। उसके अलावा सॉल्वेंसी भी एक्सपेक्टेड है कि वो हेल्दी रेगुलेटरी रेंज में रहे। मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो है फोकस रहेगा। एक रहेगा प्रीमियम कलेक्शंस क्या हुई पहले फर्स्ट हाफ में आपके FY 22 में और परसिस्टेंसी के क्या लेवल्स और ट्रेंड्स देखने को मिले और आखिर में क्या ग्रोथ रहेगी आपके इंडिविजुअल प्रोटेक्शन बिजनेस में। सो ओवरऑल जो एक स्टेबल नतीजे का एक्सपेक्टेशन है लेकिन मैनेजमेंट गाइडेंस और कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ट्रैक करने के लिए। बिल्कुल शरद, यहाँ पर हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं फिलहाल बैंकिंग स्पेस के बारे में और हमने देखा काफ़ी ज़्यादा एक्शन था और एक बड़ी खबर बैंकिंग स्पेस में ये है कि कल ICICI बैंक के नतीजे भी आने वाले हैं, उस पर भी आप एक अनुमान लेकर आए हैं। तो बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या उम्मीद कर रहे हैं कल आने वाले ICICI बैंक के नंबर से। कल शनिवार को जो है ICICI बैंक के नतीजे हैं और HDFC बैंक के बेहतरीन नतीजे ऑलरेडी देख चुके हैं और इसमें भी उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 20% का ग्रोथ देखने मिलेगा और जो पैट है उसमें भी 20% का इजाफा देखने मिलेगा। अगर कुछ फैक्टर्स देखें आप टू वॉच में तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो निम्स होते हैं वो स्टेबल एक्सपेक्टेड है और जो सबसे फास्ट ग्रोइंग बैंक का एक्सपेक्टेशंस है और अच्छी फ़ी जो कोर फ़ी ग्रोथ है वो भी देखने मिलेगी। रिकवरी और स्लिपेजेस पे भी नज़र रहेगा और याद रखिए आपके एडवांसेस और आपके जो डिपॉजिट्स हैं उनमें भी आपके डबल 3 डिजिट पे ग्रोथ देखने मिलेगा और कासा रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट देखने की अनुमान है। तो ओवरऑल ICICI बैंक के जो है अच्छे नतीजे का एक्सपेक्टेशंस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद उस पूरे एनालिसिस के लिए। तो कल इंतज़ार रहेगा ICICI बैंक के नतीजों का। इस बीच आज येस बैंक के भी नतीजे आए और वो उम्मीद से अच्छे रहे। बैंक का मुनाफा दूसरी तिमाही में 225 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया है। एसेट क्वालिटी फ्रंट पर भी बैंक को थोड़ी राहत मिली है। ग्रॉस NPA पहली तिमाही में 15.5% की तुलना में घटकर 15% के नीचे आ गया है। साथ ही नेट NPA भी घटकर अब 5.5% के करीब आ चुका है। तो बैंकिंग स्पेस में हमने देखा काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पर इस समय बाजार में देखने को मिल रही है। अविनाश, लेकिन इस बीच में एक स्पेस देख रहा हूँ बाजार में जो हमने देखा कुछ कमज़ोरी आज के दिन भी खासकर दिखाई दी, वो थी मेटल स्पेस में। यहाँ पर लगातार बातें हो रही हैं कि जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि कमोडिटी की प्राइसेस आगे बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है यहाँ से कि क्या मेटल स्पेस की जो पिटाई जिसे हम कहते हैं वो हो रही है वो आगे भी रहेगी जारी? देखिए, मुझे लग रहा है कि मेटल स्पेस में आपको सिलेक्टिवली देखना है। अगर हम जिंक के प्राइसेस देखें, कॉपर के प्राइसेस देखें तो ये रिकॉर्ड लेवल्स टच कर रहे हैं और इसका जो बेनिफिट है ये इन कंपनीज को तीसरे तिमाही में देखने को मिलेगा। हालांकि हिंदुस्तान जिंक के जो नंबर्स आए हैं वो मोटा मोटी इस बार मोरलेस फ्लैटिश है। तो मेरे को लग रहा है कि जो स्टील की कंपनियां हैं, यहाँ पे भी हमने सुना है कि टाटा स्टील ने HR कॉइल्स के कीमतें बढ़ाई है। तो हो सकता है कि मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा वीक है, लेकिन एटलीस्ट जो नंबर्स अभी आए हैं वो मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट JSW स्टील के जो नंबर्स आए थे प्लस इनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो भी काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस शायद शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी सी घबराहट मार्केट्स में है कि ग्लोबल में मेटल प्राइसेस थोड़े से कमजोर होंगे, बट ये एक्चुअली नंबर्स में देखा नहीं गया है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे और एक क्वार्टर में अगर होपफुली कोई मेटल का प्राइस की करेक्शन आती नहीं है और मेटल प्राइसेस फर्म रहते हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दिसंबर का क्वार्टर भी अच्छा आएगा और थोड़े समय के लिए मेटल्स में आपको शायद थोड़ी कंसोलिडेशन देखने को मिले, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई बेचने की राय नहीं रहेगी, जिनके पास है वो होल्ड करे और मेरे ख्याल से थोड़े से कमेंट्रीज कंपनीज के और आते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रेश कमिटमेंट किया जा सकता है कि नहीं, बट डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आउटलुक पॉजिटिव है।
ओके, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पर आउटलुक पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हमने आज कुछ कमज़ोरी आती देखी थी मेटल स्पेस में। नीरव, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो तेज़ी बाज़ार में चल रही थी, जैसा हमने चर्चा की कि बैंकिंग स्टॉक्स ने सपोर्ट किया, लेकिन एक जो स्पेस था जो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा था वो था रियल एस्टेट। काफ़ी तेज़ी पिछले कुछ दिनों में हमने देखी। उसके बाद आज अगर आप देखें तो जो पूरा इंडेक्स है वो इस पूरे हफ्ते में करीब 5% की गिरावट के साथ रियल एस्टेट इंडेक्स जाकर कम हुआ है। आपको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ से कोई ऐसी बेट निकल के आ सकती है जहाँ पर अगर पैसा लगाएं नेक्स्ट वीक में या उसके बाद तो शायद कुछ मुनाफा दर्शक घर ले जा सकें? देखिए, रियल एस्टेट स्पेस की अगर बात करूं तो जो स्टॉक्स है काफ़ी रैली कर चुके हैं और ऊपर के साइड में वॉल्यूम्स जो है वो काफ़ी हो चुके हैं। तो इतना बड़ा रैली होने के बाद जो लास्ट 2-3 हफ्ते पहले हुए थे, उसके बाद एक कंसोलिडेशन नेसेसरी होता है। और पूरे स्पेस को अगर देखें तो यही हो रहा है। आप डीएलएफ देख लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टी देख लीजिए, आईबी रियल देख लीजिए, एक कंसोलिडेशन ही दिख रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सारे ही स्टॉक्स फ्लैग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन जिसे हम टेक्निकली बोल रहे हैं, और लॉन्गर टर्म चार्ट में अब फ्लैग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन बना रहे हैं। और ये जो फॉर्मेशन है और थोड़ा टाइम और 2-3 हफ्ते चलेगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी को नेक्स्ट हफ्ते में कुछ लेना है तो आई विल सजेस्ट कि इधर अभी ना लीजिए, अच्छे लेवल्स पे आने दीजिए, स्टॉक को कंसोलिडेशन पूरा करने दीजिए, उसके बाद इसमें वापस ऊपर के ब्रेकआउट्स आएंगे। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है ऑफ द अप ट्रेंड। सो सारे स्टॉक्स में अप ट्रेंड तो ज़रूर है, मगर एक कंसोलिडेशन कंटिन्यूएशन पैटर्न चल रहा है ये स्टॉक में। मेरा जो बेस्ट पिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा और जो मुझे लगता है सबसे जल्दी ब्रेकआउट देगा वो है आईबी रियल एस्टेट। इसे शायद नेक्स्ट वीक नहीं तो उसके बाद के वीक में एक ब्रेकआउट मिल सकता है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है अराउंड 175 का, जो आज के दिन में उसने क्रॉस किया था मगर वो सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग नीचे में दिया है। तो 175 अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है और वीकली बेसिस पे क्लोज उसके ऊपर देता है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ज़रूर ऊपर जा सकता है। इसमें क्षमता है कि ऊपर में 220-250 तक जा सकता है, और पैटर्न भी यही बता रहा है कि ये जाएगा, मगर हाँ पॉसिबल है कि 1-2 हफ्ते की और कंसोलिडेशन कर सकता है। 1 या 2 हफ्ते का इंतज़ार करें, उसके बाद उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया बुल रियल एस्टेट का जो स्टॉक है वो 200 और 220-250 तक के स्तर यहाँ पर नीरव देख रहे हैं। इस बीच आईपीओ मार्केट की बात कर लेते हैं। ब्यूटी स्टार्टअप ब्रांड नायका ऑपरेट करने वाली कंपनी FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ 28 अक्टूबर को खुलेगा। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1085 से 1125 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 3 दिन तक खुला रहेगा और ये 1 नवंबर को बंद होगा। कंपनी की इस इशू के जरिए 5,355 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के आईपीओ को भी आज सेबी की मंजूरी मिल गई है। कंपनी इस साल नवंबर में लिस्ट हो सकती है। पेटीएम का आईपीओ 16,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो सकता है। अविनाश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पर काफ़ी एक्शन पिछले कुछ समय में हमने देखा। आईपीओ मार्केट में कई सारी नई कंपनीज आई हैं बाज़ार में, हमने देखा और लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। स्थिति तो यहाँ तक थी कि हमने ऐसी भी स्टोरी सुनी कि लोगों ने पैसा लगाया और उनको शेयर ही अलॉट नहीं हुए, इतनी ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। पेटीएम और नायका, ये 2 जो कंपनियाँ अब आने वाली हैं बाज़ार में, क्या सलाह देंगे? क्या लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि नायका और पेटीएम ये ऐसी कंपनीज है जो बहुत ही वेल नोन है। इनफैक्ट नायका का ब्रांड का जो पोस्ट मनी वैल्यूएशन है वो करीबन 53,000 करोड़ है, और इसलिए है क्योंकि कंपनी ने बहुत ही छोटे समय में ब्रांडेड स्पेस में बहुत ही एक अच्छा अपना एक पोजीशन बनाई है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी। वैल्यूएशन डेफिनेटली सस्ते नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि ऐसे आईपीओज में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, और आपने सही कहा कि निवेशकों को अपना लक जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग काफी दमदार होने की अपेक्षा रहेगी। रही बात पेटीएम की, तो पेटीएम भी एक वेल एस्टैब्लिश फिनटेक कंपनी है, और अभी हमने देखा है कि कोल इंडिया का सबसे बड़ा मेगा इशू होने के बाद ये 16,500 करोड़ रेज कर रहा है। तो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ अभी इस साल अभी होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी लिस्टिंग गेन थोड़े से मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर गिवन अ चॉइस मैं समझता हूँ कि नायका में रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल, इनका बिजनेस और इनका कैपिटल स्ट्रक्चर पेटीएम के मुकाबले
मामले में काफी अच्छा है। तो डेफिनेटली दोनों आईपीओ अच्छे हैं और दोनों शेयर्स में अगर आईपीओ के लिए कोई अप्लाई करना चाहे तो जरूर अपना लक ट्राई करें, क्योंकि ऐसे आईपीओ में नॉर्मली छोटे निवेशकों को अलॉटमेंट में मिलने में दिक्कत होती है। तो ये डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि लिस्टिंग गेन्स दोनों कंपनीज काफी अच्छी तरह से शेयर होल्डर्स को देंगे। बिल्कुल, हमने पारस डिफेंस का आईपीओ यहाँ पर देखा था और रिकॉर्ड स्तरों पर सब्सक्रिप्शन वहाँ पर हुआ था, लेकिन यही स्टोरी सुनने को मिली थी कि रिटेल निवेशकों को तो शेयर मिला ही नहीं। अब मिलेगा नहीं तो गेंस कैसे होंगे? चलिए, गेंस हम आपको बताएंगे यहाँ पर ईटी नाउ स्वदेश पर, और इसीलिए हमने अपने दोनों एक्सपर्ट से आज कहा है कि वो अपनी अपनी पिक्स लेकर आए। मैं नीरव आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगा। अगले हफ्ते आप कौन से स्टॉक्स पर बेट लगाने की यहाँ पर सलाह देंगे निवेशकों को? देखिए, पहला मेरा पिक बैंकिंग में होगा। एक्सिस बैंक, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि आईसीआईसीआई के नतीजे हैं तो एक्सिस बैंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेटर पिक रहेगा। यहाँ से स्टॉक में एक बढ़िया ब्रेकआउट आया है और ये जो स्टॉक है इसमें अब अपसाइड खुल गई है 850 870 के लिए, तो वही टारगेट से आप खरीद सकते हैं। 800 का आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बहुत बढ़िया पैटर्न है, इसमें फुल क्षमता है नेक्स्ट वीक में ये टारगेट आने की। जो मेरा दूसरा पिक है वो है भारती एयरटेल। इसमें राइट्स इशू के कारण से कंसोलिडेशन चालू था। कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि ये हफ्ते में पूरा हुआ। नेक्स्ट हफ्ते से वापस इसमें बाइंग आनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण से स्टॉक 730 750 भी क्रॉस कर सकता है। बहुत बढ़िया सपोर्ट है 680 का, तो वो स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हैं। ऊपर में आप 730 का टारगेट रख सकते हैं। 730 के टारगेट के लिए भारती एयरटेल में आप कर सकते हैं खरीदारी। ये है यहाँ पर नीरव की पसंद। अविनाश, आप कोई आइडियाज़ देना चाहेंगे अगले हफ्ते के लिए हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे जो आइडियाज़ है वो थोड़े से मीडियम टर्म है, ये शॉर्ट टर्म आइडियाज़ नहीं है। तो पहला जो आइडिया मुझे पसंद है वो पैकेजिंग स्पेस में गरवारे हाईटेक फिल्म्स है। ये कंपनी पहले गरवारे पॉलिएस्टर के नाम से जाना जाती थी। ये कंपनी बेसिकली मार्केट लीडर है सन कंट्रोल फिल्म्स में, और इनका जो आईपी है वो बेसिकली अभी तक इनके पास है, कोई भी और इनके प्रोडक्ट्स को मैच नहीं कर सका है। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स कंपनी मेंटेन कर रही है, जैसे कि आरओसी 25% का है, ROE 25% का है। आने वाले साल में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर इनके लिए रहेगा वो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म है, जो अभी ये शुरुआत कर चुकी है। तो करीबन इस साल हमको लग रहा है कि करीबन 75 रुपीज़ की अर्निंग आएगी, और अगर किसी को 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेना है तो 1250 से 1300 रुपये का टारगेट प्राइस बनता है। और दूसरा शेयर जो मुझे पसंद है वो डिफेंस स्पेस में भारत डायनेमिक्स है। ये स्टॉक थोड़ा सा चल जरूर चुका है, लेकिन अभी भी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की जो थीम है डिफेंस स्पेस के लिए, यहाँ पे ये कंपनी को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये भी करीबन 6 to 12 मंथ में अगर कोई खरीदना चाहे तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। करीबन 485 490 का टारगेट प्राइस यहाँ पे हमको लग रहा है कंफर्टेबली ये स्टॉक में अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों स्टॉक्स थोड़े थोड़े करके एक्यूमुलेट करिए, मुझे लग रहा है अगले 6 से 12 महीने में अच्छी खासी कमाई होगी। तो मीडियम टर्म सलाह यहाँ पर है गरवारे हाईटेक और भारत डायनेमिक्स के लिए, और जैसा कि यहाँ पर अविनाश ने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कीजिए और यहाँ से रिटर्न अगले 6 से 12 महीने में बढ़िया मिलेंगे आपको। चलिए, मैं आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, बहुत शुक्रिया नीरव हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। और दर्शकों को बता दें कि जाने से पहले किन चीज़ों पर आपको अगले हफ्ते ध्यान रखना चाहिए। कंसाई नेरोलैक पेंट जो है वो अगले हफ्ते कर सकती है अपने अंतरिम डिविडेंड पर विचार करने का फैसला कंपनी करेगी। इसके अलावा हम इंतज़ार करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ AMC का भी, क्योंकि वो भी यहाँ पर डिविडेंड पर विचार करेगी अगले हफ्ते। साथ ही साथ L&T इन्फोटेक की जो एक्स डेट डिविडेंड डेट है वो कल है, तो यहाँ पर नज़र रखेंगे। अगले सोमवार यानी जब हम लौट कर आएंगे आपसे मिलेंगे तब ये सब कुछ इवेंट्स होंगे जिन पर नज़र रखनी होगी। साथ ही साथ बहुत सारे नतीजे उन पर भी नज़र रखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। फ़िलहाल मेरी तरफ से इतना ही, लेकिन आप बने रहिए यहाँ पर ईटी नाउ स्वदेश के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।